Hello friends, this is Dr. Nazar this side. So let's continue with the lecture intracellular signaling and receptors. तो अब तक हमने सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के बारे में देखा और कैसे वो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके मैकेनिज्म्स देखे हमने, पाथ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज देखे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स देखेंगे जिनको हम लोग आयन चैनल्स बोलते हैं। ठीक, आयन चैनल्स। ठीक, आयन चैनल्स लिंक्ड रिसेप्टर। तो ये होते हैं आयन चैनल्स लिंक्ड रिसेप्टर्स। अब इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ। तो ये भी हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक, तो अगर मैं पहला बनाऊँ, यहाँ पे एक तरह का चैनल है। तो बेसिकली ये वाला जो चैनल है इसको हम लोग लाइगैंड ऑपरेटेड चैनल्स बोलते हैं। ठीक, फिर दूसरे तरह के आयनिक चैनल्स होते हैं और एक और टाइप होता है आयन चैनल्स का। तो बेसिकली तीन तरह के हमने देखने हैं, एक लाइगैंड ऑपरेटेड होता है, एक वोल्टेज गेटेड होता है और एक मैकेनिकल। तो यहाँ पे इनके नाम लिख लेते हैं। एक तो लाइगैंड ऑपरेटेड चैनल देख लिया हमने। ठीक, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। और यहाँ पे ये तीसरे टाइप का जो आयन चैनल है हमारे पास, उसको बोलते हैं मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। तो बेसिकली तीन तरह के हमारे पास आयन चैनल्स हैं। तो हमारे लिए इस लेक्चर के लिए जो रिलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल। तो अब हम लोग लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल को डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स हैं, तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं और केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक, तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये इनके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस लाइगैंड ऑपरेटेड आयन चैनल को किस किस तरह से स्टिमुलेट किया जा सकता है और इसका पाथवे देखते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स हैं। ठीक, हम एक एक एग्जाम्पल करके समझेंगे। और ये हमारा अगला न्यूरॉन है। ठीक, अगले न्यूरॉन का सेल बॉडी है या फिर जो उसका मेन कंपोनेंट है जहाँ से ये स्टिमुलेट होगा। ठीक, आगे जाके इसके एक्सॉन आएगा या फिर नर्व टर्मिनल। ठीक, तो बेसिकली जो हमारा पहला न्यूरॉन है, यहाँ पे अगर हम लोग चैनल बनाएं उसका, तो ये इसका आयन चैनल हुआ। ठीक, इस आयन चैनल के पास यहाँ पे एक लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन होगा। ठीक है, वो हमें सबको पता है। और यहाँ से मान लो कोई न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन या कुछ भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ जो इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक, और एक बार ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारा केटायंस बोलो या पॉजिटिव आयन्स बोले, वो उनका इन्फ्लक्स होगा। तो बहुत सारे चार्जेस अंदर आएंगे, तो इसका मतलब कैटायनिक इन्फ्लक्स होगा। और हमें यह मालूम है कि कोई भी सेल जब नॉर्मल स्टेट में होती है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक, तो जब ये मान लो हमारा ए सब्सटेंस है, तो ए सब्सटेंस जब इस आयनिक चैनल को स्टिमुलेट करेगा तो कैटायनिक इन्फ्लक्स होता है। ठीक, इस कैटायनिक इन्फ्लक्स के थ्रू इस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसको पॉजिटिव करेगा वो। ठीक, क्योंकि सेल को लोड किया जा रहा है पॉजिटिव चार्जेस से। अब वो कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। तो मान लो अगर -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था,
तो जब मैं इसमें पॉजिटिव लोड करूंगा कैटायंस या आयंस, तो क्या होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने लगेगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा और ये सेल एक्साइट होने के लायक हो जाएगी। इट्स इजीली स्टिमुलेटेड, ठीक, क्योंकि एक बार थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये फायर करेगी, सेल स्टिमुलेट हो जाएगी। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एक अगला एग्जांपल देख के चलते हैं। अगर मान लो ये भी कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, उसका नाम मैंने बी रख दिया, ठीक, तो उसके पास भी चैनल्स होंगे, उसके लिए भी चैनल्स होंगे, यहाँ पे आयनिक चैनल्स होंगे मान लो, ठीक। और जब ये सब्सटेंस इस पे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि ये चैनल एक्टिवेट हो जाएगा और ये चैनल करता क्या है, ये चैनल जब एक्टिवेट होगा तो जो सेल के अंदर पोटेशियम है उसको बाहर निकालेगा। तो सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसमें से कैटायंस निकालूं तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन वो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिव या और नेगेटिव हो जाएगा और सेल इनहिबिट हो जाएगी, सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी, सेल को स्टिमुलेट करना मुश्किल होगा, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों पाथवेज हो गए। एक और पाथवे है जो हमने यहाँ पे बना रखा है, अगर ये मान लो एक सी न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो इसका यहाँ पे ये है चैनल, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आयनिक चैनल है, ठीक। तो जब ये इससे बाइंड करेगा तो क्या होता है कि बहुत सारा क्लोराइड, जो क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है वो अंदर जाएगा, ठीक। तो पहले केस में हमने ये देखा कि कैटायनिक इन्फ्लक्स हो रहा है। बी और सी केसेस में हमने ये देखा कि जो बी में हो रहा है उसमें कैटायंस कम कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहा है, ठीक। और सी में जो देखा हमने वो नेगेटिव आयन को लोड कर रहा है। तो बी और सी के केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब सेल और नेगेटिव हो रहा है, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो इस वजह से बी और सी के केसेस में सेल क्या बोलेंगे कि न्यूरोनल सेल इनहिबिट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के डायग्राम पे दिखाऊं तो पहला वाला केस जो हो रहा है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, ठीक। और अगर मैं बी और सी का केस दिखाऊं तो वो सेल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से ए बी सी जो मैंने दिखाए हैं ये आयनिक चैनल्स के पाथवेज हैं कि कुछ कैटायन के इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ पोटेशियम ई फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और कुछ क्लोराइड इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक। तो बेसिकली जो कैटायनिक इन्फ्लक्स है वही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, सेल को एक्साइट करने के लिए, ठीक। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेल को इनहिबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं ये, और इस केस में सेल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने का सेम मतलब हुआ कि सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है, ठीक। तो कैटायनिक इन्फ्लक्स हो गया, बी और सी सेल इनहिबिशन हो गया, ठीक। तो हमने बेसिकली आयन चैनल्स का जो है अलग अलग पाथवेज देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन्हें और कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो अब हम लोग लिगैंड ऑपरेटेड आयोनिक चैनल्स के बारे में देखते हैं। तो उनमें दो तरह से मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर जो लाइगेंड्स हैं वो डिवाइडेड हैं। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स हैं जो आयोनिक चैनल्स को एक्टिवेट कर सकती हैं, या फिर इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स हैं या लाइगेंड्स हैं जो आयोनिक चैनल को एक्टिवेट कर सकती हैं, ठीक। तो अगर पहली बात करें तो इसमें हमारे निकोटिनिक, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं, ठीक। पहला एग्जाम्पल। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, ठीक। एसिटाइल कोलिन के शेप में कुछ ऐसा है कि दो डोमेन्स हैं, ठीक। एसिटाइल कोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डुअल डुअल नेचर है, मतलब डुअल क्या कहते हैं इसके बाइंडिंग डोमेन्स हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे दो सेल्स बनाऊँ, एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक। तो ये जो सेल्स हैं, एक सेल के पास ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर है और एक सेल के पास ये वाला रिसेप्टर है, ठीक। तो एक ये रिसेप्टर हो गया और एक ये रिसेप्टर हो गया। तो अब ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन
अपने इस वाले बाइंडिंग डोमेन से इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक। अब अगर मुझे इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होगा तो एसिटाइलकोलिन अपने इस वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक। तो बेसिकली एक तो इस तरह से ये आयनिक चैनल्स को एक्टिवेट कर सकता है एसिटाइलकोलिन, और इन रिसेप्टर सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक। तो हमारे पास कुछ नेचर में कुछ ऐसे ऑलरेडी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनको अलग अलग ऐसे ही शेप्स में इन्हें पाया गया, ठीक। तो एक तो हमारा ये हो गया मस्करीन, ठीक, और ये हो गया निकोटीन। ये वही निकोटीन है जो सिगरेट्स में मिलता है, ठीक। तो ये भी तो इन स्ट्रक्चर्स से बाइंड कर सकता है, इन रिसेप्टर्स बाइंडिंग्स लाइगेंड का जो बाइंडिंग साइट है इनसे बाइंड करके भी इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए ये जो आयनिक गेटेड चैनल है इसको निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोला गया है, और मस्करीनिक रिसेप्टर्स हमारे सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन एसिटाइलकोलिन इनको भी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक। तो हमें मेन पढ़ना है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है गेटेड आयन चैनल। तो हमने ये समझ लिया कि किस तरह से ये चैनल काम करता है। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, तो ये बेसिकली बना हुआ है पेप्टाइड्स से, ठीक। एक पेंटामर शेप है और 5 पेप्टाइड्स को ऐसे अरेंज किया गया है सर्कुलर फैशन में, ठीक। तो ये आयनिक चैनल है, ठीक। इनके बीच में यहाँ पे जगह होती है जिसको लाइगेंड बाइंडिंग साइट बोला गया है। तो यहाँ से लाइगेंड बाइंड करेगा हमारा। तो हमारे केस में निकोटीन हो सकता है या फिर एसिटाइलकोलिन हो सकता है, ठीक। तो जब भी एसिटाइलकोलिन या फिर निकोटीन बाइंड करेंगे तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक। तो ये जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो बेसिकली होता क्या है कि कैटायनिक इन्फ्लक्स होता है। अब कैटायंस में हमारे सोडियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। तो अंदर सेल के आएगा सोडियम या फिर कैल्शियम। तो कैटायनिक इन्फ्लक्स कराता है ये वाला जो चैनल है आयनिक चैनल, ये हमारा कैटायनिक इन्फ्लक्स कराएगा। और थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर भी लीक कर सकता है, लेकिन बहुत कम कम अमाउंट में। तो बेसिकली कैटायनिक इन्फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम इन्फ्लक्स। तो बेसिकली सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और ये सेल एक्साइट हो जाएगी, इसीलिए एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर गेटेड आयनिक चैनल नाम है इसका, ठीक है। तो हमने ये निकोटिनिक कोलिनर्जिक सिस्टम एक एग्जांपल देख लिया इसमें का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो अब ये रिसेप्टर जो है, ठीक। अब इस रिसेप्टर को कुछ चीज़ें ब्लॉक कर सकती हैं, मतलब वो इधर आके ये रिसेप्टर्स, ये जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स है इनको कवर कर लेंगे और ब्लॉक कर देंगे, और ये चैनल काम करना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे ड्रग्स को या ऐसी दवा को बोलते हैं हम लोग एंटागनिस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एंटागनिस्ट्स हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबोक्यूरारी, ठीक। ट्यूबोक्यूरारी है और अल्फा बंगैरोटॉक्सिन, ठीक। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, ये एक टॉक्सिन है, एक ड्रग है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इस आयनिक चैनल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। ट्यूबोक्यूरारे बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में यूज़ किया जाता है, ब्लॉक करता है। तो यही निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये जो ट्यूबोक्यूरारे होता है ये एज अ मसल रिलैक्सेंट यूज़ होता है, क्योंकि जो मसल एंड प्लेट होती है उस पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है और मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं, ठीक। तो ट्यूबोक्यूरारे बेसिकली हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट्स में यूज़ करते हैं। तो एक ये चीज़ हमने देख ली। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टन, ठीक। ये हो गए सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स, ठीक। अगले एक और ऐसे एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स हैं, जैसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टन 3 रिसेप्टर्स हैं जिनको सेरोटोनिक के रिसेप्टर्स भी बोला गया है। तो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझाऊं कि मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक, और ये अगला न्यूरॉन है। तो ये जो न्यूरॉन है ये रिलीज करेगा सेरोटोनिन, ठीक। केमिकल नेम होता है सेरोटोनिन का 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टन। तो ये जैसे रिलीज होगा तो इसके पास आगे जाके यहाँ पे चैनल होगा, आयनिक चैनल, ठीक। और इस आयनिक चैनल से ये इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक।
और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा हमने पढ़ा है, जितना भी कैटायनिक इन्फ्लक्स है वो होने लगेगा और कैटायंस सेल्स के अंदर आने लगेंगे। तो जब कैटायंस सेल के अंदर लोड होने लगेंगे तो सेल ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक, और नर्व इम्पल्स आगे जाएगी। तो ऐसे में ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टैन्स हैं हम लोग इनको मेडिकली यूज़ करते हैं बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे इस रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, तो इनको बोलते हैं एंटागनिस्ट। तो इनके कौन कौन से एंटागनिस्ट है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, एक तो हो गए एंटी एमेटिक्स, ठीक, एंटीमेटिक्स मतलब जो वॉमिट के लिए होते हैं मेडिसिन। उसके बाद हो गए एंटी साइकोटिक्स जो साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, और एंग्जियोलिटिक्स। तो ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इस मैकेनिज्म को ब्लॉक करती हैं, ठीक। अब हम लोग एक थर्ड टाइप भी देख लेते हैं जिनको बोला गया है ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर्स, ग्लूटामीन रिसेप्टर्स, ठीक, ग्लूटामिनर्जिक आयनिक चैनल्स, ठीक, या फिर ग्लूटामीन रिसेप्टर्स। अब इनका भी पाथवे देखते हैं।